दोस्तों स्वागत है आपका केडीबी इंडिया पर। दोस्तों आज हो चुका है साल 2021 का पहला दिन, शुक्रवार 1 जनवरी 2021। तो आज की देश भर की तमाम ऐसी खबरें लेकर आए हैं आपके लिए जिसे जानना आपको बेहद ही जरूरी है। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज। दोस्तों पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में एक अजीबोगरीब घटना सामने आई है। जी हाँ, जहां स्थानीय लोगों को एक ट्यूबवेल के अंदर से अजीब सी आवाजें आ रही थी। इस पर लोगों ने जैसे ही ट्यूबवेल के पास माचिस से आग लगाई तो ट्यूबवेल ने आग पकड़ ली। जी हाँ, और इससे पानी की जगह आग निकलने लगी। जी हाँ, नल से आग निकलता देखकर स्थानीय लोग बुरी तरीके से डर गया और आतंकित होकर ट्यूबवेल से दूर भाग गए। जी हाँ, लोगों ने जैसे ही नल से भयानक आग निकलते देखे तो फिर इलाके के लोग घबरा गए और दहशत में आ गए, क्योंकि लोगों को यह समझ में नहीं आया कि आखिर नल से आग कैसे निकल रही है। जी हां, घटना पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना के देगंगाचला पंचायत की है, जहां डरे हुए लोगों ने उस ट्यूबवेल से पानी लेना ही बंद कर दिया जिस ट्यूबवेल के पानी से यहां के लोग खाना पकाते थे। जी हां, अब उन्हें इसके पास तक जाना गवारा नहीं है। जी हां, ये लोग अब बाजार से पानी खरीदकर अपना काम चला रहे हैं। इस तरीके की रहस्यमयी आग से कोई बड़ी दुर्घटना न घट जाए, इसके लिए इलाके के लोग रात में पहरा दे रहे हैं। जी हां, वही ट्यूबवेल की आग को देखने के लिए भारी मात्रा से दूर दराज से लोग उपस्थित हो रहे हैं। जहां ग्रामीणों की मांग है कि सरकार जल्द से जल्द इसकी जांच करके पहले जैसे ठीक कर दें और गांव में पानी की सेवा फिर से शुरू किया जाए। खबर मिलते ही पुलिस, वीडियो ऑफिसर और इंजीनियर वहां पर पहुंचे और उनका प्राथमिक अनुमान है कि यह किसी प्राकृतिक गैस के चलते ऐसा हुआ है और उन सभी ट्यूबवेल पर ताला मार दिया गया है। दोस्तों रिलायंस जियो एक बार फिर से ऑफ नेट डोमेस्टिक कॉल्स को फ्री करने जा रहा है। जहां कंपनी ने बयान जारी करके कहा है कि 1 जनवरी से सभी जियो कॉल्स फ्री होंगे, यानी कि आज से फ्री होंगे। कंपनी ने कहा है कि अपने वचन का सम्मान करते हैं कि जैसे ही आईसीयू चार्ज खत्म होंगे वॉइस कॉल फ्री हो जाएगी। यह जियो एक बार फिर से सभी ऑफ नेट कॉल 1 जनवरी 2021 से फ्री कर रहा है, यानी कि आज से फ्री कर रहा है। इसके साथ ही कंपनी ने साफ कर दिया है कि जियो नेटवर्क ऑफ नेट कॉल हमेशा से फ्री थी और फ्री रहेगी। दोस्तों कृषि कानून के खिलाफ किसानों के आंदोलन ने हरियाणा निकाय चुनाव में सत्तारूढ़ भाजपा को करारा झटका दिया है। जी हां, हरियाणा निकाय चुनाव में 27 दिसंबर को हुए मतदान में भाजपा के हाथ केवल 1 सीट लगी। जी हां, वहीं सत्ता में उसकी सहयोगी जननायक जनता पार्टी की तो खाता भी नहीं खुला। जी हां, जबकि एक पर कांग्रेस और दूसरी हरियाणा जन चेतना पार्टी ने जीत हासिल की है। जी, तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन का मुख्य केंद्र पंजाब और यही हरियाणा बनकर उभरा है। जी हां, हरियाणा में तो किसान सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं का बहिष्कार कर रहे हैं। यहां तक कि उनके नेताओं को कई बार कार्यक्रम में शामिल होने की जगह बेरंग वापस लौटना पड़ा। दोस्तों मध्य प्रदेश के उज्जैन और मंदसौर के एक गांव में राम मंदिर के नाम पर चंदा मांगने के लिए जुलूस निकाला जा रहा था। जी जुलूस में मुसलमानों को आतंकित करने वाले नारे और गाने बजा रहे थे। इस पर मुस्लिम समाज ने आपत्ति दर्ज कराई। जी बात बड़ी और पथराव तक जा पहुंची। जी ये घटना उज्जैन की है। इसके बाद पुलिस और सरकार ने पथराव के आरोपियों के मकानों पर बुलडोजर चलवा दिया। जी दर्जनों को गिरफ्तार किया गया, कईयों पर रासुका लगाई गई। ऐसा ही मंदसौर में हुआ। वहां मुस्लिम आबादी वाले एक गांव पर पड़ोस के गांव से आए भगवाधारियों ने हमला किया। जी हां, मस्जिद पर हमला किया, मीनार पर भगवा झंडा फहरा दिया। मध्य प्रदेश में लंबे समय से शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री रहे हैं। जी हां, उनकी छवि एक औसत सेक्युलर नेता की रही है, लेकिन मार्च 2020 में फिर से मुख्यमंत्री बनने के बाद शिवराज सिंह चौहान पूरी तरीके से सांप्रदायिक हो गए हैं। क्या उन्हें इसी शर्त पर मुख्यमंत्री बनाया गया है कि वे नफरत की सियासत करें? इसका जवाब तो मुख्यमंत्री खुद जनता को देना है। लेकिन अहम सवाल मुसलमानों को आतंकित करने का है, या उनकी इबादत गाह पर दंगाइयों के हमले और घरों पर चले बुलडोजर का है। इस तरीके की कार्रवाई प्रधानमंत्री के उस दावे की पोल खोल रही है जिसमें उन्होंने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का दावा किया था। लेकिन देखने में यह आया है कि 2019 में दोबारा प्रधानमंत्री बनने के बाद भाजपा शासित राज्यों की सरकारों का नजरिया पूरी तरीके से बदल चुका है। जी हां, अब शिवराज सिंह चौहान मामा से योगी बनने की ओर अग्रसर है। मंदसौर उज्जैन में जिस तरीके से मध्य प्रदेश पुलिस ने कार्रवाई की है, वह साफ इशारा कर रही है कि भाजपा शासित राज्यों का सरकारी तंत्र मुसलमानों को द्वयम दर्जे का नागरिक स्वीकार कर चुका है। कैसी विडंबना है कि पुलिस की मौजूदगी में भगवाधारी दंगाई मस्जिद पर भगवा लगा रहे हैं और तोड़ फोड़ कर रहे हैं, लेकिन पुलिस मुक्त दर्शक बनी खड़ी रही। जी हां, जब कार्रवाई की बात आई तो गिरफ्तारियां भी पीड़ित समुदाय के लोगों की ही हुई। जी हां, उन्हीं के निर्माण को अवैध बताकर तोड़ दिया गया, रासुका लगाकर जेल में डाल दिया गया। गिरफ्तारियों का सिलसिला अभी थमा नहीं है। जी हां, इतना तो तय है कि दिल्ली की तरह मध्य प्रदेश में
में भी एक ही समुदाय को निशाना बनाया जाएगा। ऐसा कब और कहां होता है? ऐसा सिर्फ वही होता है जहां एक वर्ग विशेष सुपरमेसी से ग्रस्त हो जाए और दूसरे समुदाय को अपना गुलाम समझना शुरू कर दे। संघ परिवार और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने एक बहुत वर्ग के मस्तिष्क में बैठा दिया कि ये देश हिंदुओं का है और यहाँ हिंदू का ही राज चलेगा। जब यहाँ पर रहने वाले धार्मिक अल्पसंख्यक विशेषकर मुसलमान हिंदुओं के रहम करम पर हैं, वे हिंदुओं के टैक्स के पैसे पर पलते हैं वगैरह वगैरह। इसीलिए राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए नफरत की सियासत करने वाले भाजपा के परंपरागत वोट बैंक के साथ साथ पुलिस प्रशासन भी ऐसी मानसिकता का तेजी से उदय हुआ है जो मुसलमानों को द्वितीय दर्जे का नागरिक मानती है। इस मानसिकता का पतन इतना आसान नहीं है, इसमें कम से कम 20 साल का समय लगना है। जी हाँ, आप यूं समझ लीजिए कि अगले 20 वर्षों भारतीय मुसलमान पर भारी है। जी हाँ, साथ में आपको यह भी बता दूं कि ये सारी बातें हम नहीं बल्कि सोशल एक्टिविस्ट और पत्रकार वसीम अकरम त्यागी ने कही है। दोस्तों, पर्यावरण सुरक्षा के साथ पौधों को बचाने का नायाब तरीका एक शिक्षक ने इजाद किया है। जी हां, झारखंड के मझारी प्रखंड के राजाबासा गांव में एक शिक्षक ने बेकार हो चुके हजारों पानी की बोतलों को काटकर उसे टपक विधि से पौधों में पानी देने का एक तरीका खोज निकाला है। इससे पौधे को हर समय जरूरत के हिसाब से पानी मिलता रहता है। इसका फायदा भी दिखाई देने लगा है। लगातार पानी मिलने से पौधे तेजी से बढ़ रहे हैं। इस संबंध में शिक्षक तरुण गोराई ने कहा है कि लोग पानी पीने के बाद बोतल फेंक देते हैं। जगह जगह बोतल फेंका हुआ दिखाई देता है। प्लास्टिक का बोतल जल्दी गलता भी नहीं है, साथ ही ये जमीन को बेकार भी बना देता है। इस पर हमने एक प्लान बनाया है। इसमें बेकार प्लास्टिक की बोतलों को जमा किए हैं। उन बोतलों की पेंदा को काट कर थोड़ा छोड़ दिया गया। इसके बाद इस बोतल को उल्टा कर उसके ढक्कन को थोड़ा सा खोल दिया गया। जी हाँ, इससे पानी बहुत कम मात्रा में लगातार टपक करके गिरती है। एक बोतल में पानी सुबह में डालने पर वह दिन भर एक बूंद के हिसाब से गिरता रहता है। किसी पौधे के सामने एक लकड़ी गाड़ कर उसमें बोतल को बांध देते हैं। बोतल से पानी लगाकर उस पौधे को दिन भर पानी मिलता रहता है, साथ ही पानी की बर्बादी भी नहीं हो पाती है। उन्होंने कहा है कि पौधे में एक बार जितना भी पानी डालें कुछ देर में वह सूख जाता है, जबकि एक बोतल पानी लगातार पौधों को पानी भी देता रहता है और पानी की बर्बादी भी नहीं होती है। इसमें पानी की बचत भी होती है। एक प्रयोग के तहत 2000 सहजन का पौधा लगाकर उसमें टपक विधि से बोतल बांधे गए हैं। इसका फायदा भी दिख रहा है। जी हाँ, जो आप तस्वीर में देख रहे हैं। आपको बता दें कि पौधा लगातार बढ़ने भी लगा है। दोस्तों, केंद्र के सत्तारूढ़ बीजेपी विकास एजेंडे को लेकर चल रही है। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकास की बातें करते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि मोदी सरकार ने कुछ उद्योगपतियों का अरबों खरबों का कर्जा माफ कर दिया। उन्होंने कहा है कि इस पैसे से 11 करोड़ देशवासियों को 20-20 हजार रुपए दिए जा सकते थे। जी हां, कांग्रेस सांसद पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए ट्वीट में लिखा है कि लगभग 24 खरब रुपए का कर्ज इस साल मोदी सरकार ने कुछ उद्योगपतियों को माफ किया है। इस राशि से कोरोना की मुश्किल समय में 11 करोड़ परिवारों को 20-20 हजार रुपए दिए जा सकते थे। आपको बता दें कि राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार के खिलाफ मुखर हैं। इससे पहले बुधवार को राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर देश के किसान विश्वास नहीं करते। दोस्तों, अरब देश यमन के दक्षिणी शहर अदन एयरपोर्ट पर बुधवार को भीषण धमाका हुआ है। जहां विस्फोट के कारण कम से कम 26 लोगों की मौत हो गई, जबकि 50 से अधिक लोग घायल हो गए। सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि यह धमाका नव गठित कैबिनेट के सदस्यों को लेकर आए विमान के उतरने के कुछ देर बाद हुआ है। सभी नेता सऊदी अरब सरकार से बातचीत करके लौट रहे थे। यमन और सऊदी अरब ने इस जोरदार हमले के लिए ईरान समर्थित हूती विद्रोह को जिम्मेवार ठहराया था। दोस्तों, पश्चिम बंगाल के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। जिन्हें एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा है कि हिंदू धर्म के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए अब युवाओं को हथियार उठाना होगा। उन्होंने देवी देवताओं के उदाहरण देते हुए कहा है कि सभी हिंदू देवी देवता के हाथों में हथियार होते हैं। अगर कोई अहिंसा की बात करता है तो उसे पकड़ो और फिर चांटे मारो। अगर कोई हमला करता है तो पुलिस स्टेशन जाने से पहले उसे बदला लो, उसके बाद ही थाने जाओ। बुधवार को पश्चिमी मिदनापुर इलाके में हिंदू जागरण मंच ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष को मुख्य अतिथि बनाया गया था। वहां मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि हिंदू युवाओं को अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए अब हथियार उठाना होगा। अगर कोई कायर ऐसा नहीं करने को कहता है तो उसकी गर्दन दबोच लो।
दोस्तों झारखंड के कोडरमा स्टेशन पर दो मजदूरों ने राजधानी एक्सप्रेस के टीटी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। मजदूरों का कहना है कि कंफर्म सीट के टिकट होने के बावजूद भी टीटी ने उन्हें ट्रेन से यह कहते हुए उतार दिया है कि इस ट्रेन में बैठने की तुम्हारी औकात नहीं है। मजदूरों ने इस बात की शिकायत कोडरमा स्टेशन के स्टेशन मास्टर से की है, जिसके बाद डीआरएम ने कहा है कि जांच के बाद टीटी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी हां, हिंदी अखबार दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक रामचंद्र और अजय यादव नाम के दो मजदूर नई दिल्ली भुवनेश्वर राजधानी ट्रेन से विजयवाड़ा जा रहे थे। तभी सुबह 5:30 बजे कोडरमा स्टेशन पर टीटी ने दोनों को ट्रेन से धक्का मारकर उतार दिया। टीटी ने कहा कि तुम लोग छोटा आदमी हो, तेरी औकात नहीं है कि राजधानी जैसी वीआईपी ट्रेन में चढ़ो। इस ट्रेन में अधिकारी रैंक और फिर बड़े लोग सफर करते हैं। चलो उतरो, ट्रेन से उतरो। उस जालिम टीटी ने यही नहीं रुका, उन्होंने आगे कहा है कि ज्यादा गाल मत बजाओ और अगर ज्यादा गाल बजाया, ट्रेन से नहीं उतरे तो फिर 5,000 रुपए का फाइन काट देंगे। दोनों टिकट दिखाते हुए ट्रेन से नहीं उतरने का आग्रह करते रहे, लेकिन टीटी ने नहीं माना, जिसके बाद दोनों स्टेशन पर उतर गए और सीधा स्टेशन मास्टर के चेंबर में पहुंच गए और शिकायत पुस्तिका में पूरी घटना का जिक्र करते हुए अपनी शिकायत दर्ज कराई। जहां स्टेशन प्रबंधक AK सिंह ने बताया कि यात्री की शिकायत वरिष्ठ अफसरों के पास भेज दी गई है और उस टीटी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों समाजवादी पार्टी की सरकार में कद्दावर मंत्री रहे गायत्री प्रकाश प्रजापति के घर और फिर ऑफिस समेत अन्य ठिकानों पर ईडी की टीम द्वारा की गई छापेमारी में कई अहम दस्तावेज बरामद हुए हैं। जहां मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने गायत्री प्रजापति, उनके बेटे और फिर करीबियों के घर और दफ्तर समेत 7 ठिकानों पर एक साथ छापा मारा। सूत्रों के मुताबिक लखनऊ में ईडी को 11 लाख की पुरानी नोट, 5 लाख की कीमत की सादे स्टाम्प समेत दर्जनों संपत्तियों के दस्तावेज बरामद किए गए। जहां इसके अलावा ड्राइवर के नाम 200 करोड़ की संपत्ति के सबूत हाथ लगने की बात सामने आई है। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए गुजरात के राजकोट में एम्स की आधारशिला रखी। यह कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नया साल 2021 इलाज की आशा लेकर आ रहा है। भारत में वैक्सीन को लेकर हर जरूरी तैयारियां चल रही है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद देश में बड़ा टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि मैंने पहले कहा था कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। अब हमारा नया मंत्र है, यानी कि नया नारा है कि दवाई भी है और कराई भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैक्सीन आने का मतलब यह नहीं है कि लापरवाही बरती जाए। उन्होंने कहा है कि हमारे देश में अफवाहें तेजी से फैलती है, टीकाकरण शुरू होते ही अफवाहें फैलाई जाएगी। उन्होंने देशवासियों से अफवाहों से बचने और फिर सोशल मीडिया पर बिना जांच के किसी मैसेज को फॉरवर्ड करने से बचने की अपील की है। दोस्तों अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लाए जा रहे धार्मिक स्थल रजिस्ट्रेशन एवं रेगुलेशन अध्यादेश 2020 का विरोध किया है। जी हां, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के सभी मठ और मंदिर सुरक्षित हैं, उन्हें किसी तरीके का कोई भी खतरा नहीं है। उन्होंने कहा है कि साधु संतों को किसी भी तरीके से राज्य सरकार और अधिकारियों के अधीन करना उचित नहीं होगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को धार्मिक स्थल रजिस्ट्रेशन एवं रेगुलेशन अध्यादेश 2020 को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की थी। जहां यूपी सरकार राज्य के मंदिरों, मस्जिदों और अन्य धार्मिक स्थलों के संचालन के लिए नियम और रेगुलेशन तय करने की कोशिश कर रही है। दोस्तों रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बार फिर से चीन को चेताया है। जी हां, राजनाथ सिंह ने भारत का जमीन चीन द्वारा कब्जा करने पर कहा है कि जो हमें छेड़ेगा उसे हम छोड़ेंगे नहीं। राजनाथ सिंह ने कहा है कि यदि कोई देश विस्तारवादी है और भारत की भूमि पर कब्जा करने की कोशिश करता है तो भारत के अंदर वो ताकत है कि वह अपनी जमीन किसी दूसरे के हाथ में नहीं जाने देंगे। चीन का विस्तारवादी लक्ष्य दूसरे की जमीन हड़पने के सवाल पर पूछे जाने पर राजनाथ सिंह ने कहा है कि मैं इस पर कुछ प्रिम्प्ट नहीं करना चाहता, लेकिन जो हमें छेड़ेगा उसे हम छोड़ेंगे नहीं। दोस्तों पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर आदिवासियों और पिछड़े वर्ग के लोगों को लुभाने की होड़ मची हुई है। जहां इसके साथ ही जमकर सियासी बयानबाजी चल रही है। टीएमसी और बीजेपी के नेता एक दूसरे पर लगातार कटाक्ष कर रहे हैं और उनके राजनीतिक चाल पर पलटवार कर रहे हैं। जब बुधवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अचानक बीरभूम जिले के वल्लभपुर के आदिवासी बहुल डांगर गांव पहुंच गई और वहां ग्रामीण खाना बनाने की दुकान में पहुंच गई। उस दुकानदार की सब्जी बनाने में भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हाथ बांटा। जहां गुरुवार को बीजेपी के महासचिव और बीजेपी के बंगाल इकाई के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने ममता बनर्जी पर कटाक्ष करते हुए ट्वीट किया, जिसमें कहा गया कि जो दीदी को 5 माह बाद करना है वो अभी से शुरू कर दिया है। आपको बता दूं कि सीएम ममता बनर्जी ने आदिवासी परिवार के साथ न केवल खाना बांटने में हाथ बांटा था बल्कि वहां चाय भी पी थी।
दोस्तों पहाड़ी राज्यों में भयंकर बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में शीतलहर के रूप में देखने को मिल रहा है। जहां राजधानी दिल्ली में बुधवार को पारा 3.5 डिग्री तक गिर गया, वहीं राजस्थान का चुरू भी 1.5 डिग्री तापमान के साथ भयानक शीतलहर की चपेट में है। उत्तर प्रदेश, बिहार समेत समुचित यानी कि पूरे उत्तर भारत नए साल से पहले ठंडी हवाओं से परेशान है, जहां अब नए साल भी आ गए हैं। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी हिमालय से सर्द और शुष्क उत्तरी एवं उत्तरी पश्चिमी हवा मैदानी क्षेत्र की तरफ बह रही है। इसका असर उत्तर भारत के न्यूनतम तापमान पर देखने को मिल रहा है, जो कई जगहों पर 5 डिग्री से नीचे आ गया है। मौसम विभाग ने कहा है कि तापमान 9 वर्ष के बाद और भी गिर सकता है। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गुजरात के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स की आधारशिला रखी। जहां इस समारोह में गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी, केंद्र स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन, केंद्र स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे भी उपस्थित थे। जहां राजकोट में एम्स के लिए 201 एकड़ से अधिक जगह आवंटित की गई है और यह लगभग 1195 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। जहां संस्थान का निर्माण 2022 के मध्य तक पूरा होने की उम्मीद है। इस आधुनिक अस्पताल में 750 बिस्तर होंगे, जिनमें से 30 बिस्तर आयुष ब्लॉक में होंगे। इसमें एमबीबीएस पाठ्यक्रम के लिए 125 और नर्सिंग पाठ्यक्रम के लिए 60 सीट होगी। दोस्तों लव जिहाद कानून के खिलाफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखने वाले अफसरों यानी कि पूर्व आईपीएस अधिकारियों पर योगी सरकार के मंत्री ने पलटवार किया है। जो यूपी सरकार यानी कि योगी सरकार में मंत्री आरपी सिंह ने कहा है कि योगी को पत्र लिखने वाले अफसरों ने गलत तरीके से संपत्ति अर्जित की है और अब उन्हें इसे खोने का डर लग रहा है, इसलिए वे लोग ऐसी हरकत कर रहे हैं। आरपी सिंह ने कहा है कि पत्र लिखने वाले अधिकारी डरते हैं कि अगर योगी मुख्यमंत्री बने रहते हैं तो उनकी संपत्ति की जांच होगी। इस बात से वे परेशान हैं और पत्र लिख रहे हैं। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर यानी कि केडीबी इंडिया पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।